नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। मेरी उम्र उस समय 12 साल रही होगी। दालान पर बैठे थे। काका ने एक बगल वाले व्यक्ति से पूछा कि यहीं हो, सुनी थी कि गांधीयो मैदान गिरवी रख दिल थी सब नेता लोग। जी हाँ, आज उसी कहानी को गिरवी रखने की जो चर्चा सामने आई थी पूरे बिहार में, लोग हतप्रभ थे कि क्या कोई मुख्यमंत्री या उसके सराउंडिंग के लोग रेलवे का प्लेटफॉर्म या कुछ गांधी मैदान की जमीन या किसी सरकारी जमीन को गिरवी रखकर लोन ले सकता है। हम लगातार आपसे बिहार में हो रहे घोटालों की बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद से ही बिहार में घोटाले की नींव पड़ गई थी। बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी पैसों का जबरदस्त बंदरबाट शुरू से होते रहा है। लगातार आयोग बनाए गए, लेकिन उससे कुछ नहीं निकला। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव को छोड़ दें तो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार के केस में इस तरह की सजा नहीं पा सका। मतलब भ्रष्टाचार की खुली छूट सिस्टम ने दे दिया था, और सिस्टम बनाने वाला ही जब षडांध को उकसा रहा था तो बाकी लोग क्या करते। मतलब मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर के मिले जुले खेल ने बिहार को तबाह कर दिया। हालांकि आप लोग भी नहीं सोचते होंगे कि एक ज़माने में जब चर्चा चली कि गांधी मैदान, रेलवे का जंक्शन, सब कुछ यहाँ की सरकार ने गिरवी रख दिया। क्या ऐसा हुआ था? जब जब घोटाले की चर्चा होती है तो इस बात की भी चर्चा बड़ी जोरों से की जाती है कि पटना गांधी मैदान की जमीन को भी सरकार के द्वारा गिरवी रखी। बात 70 के दशक की है। घोटालेबाजों को बचाने के आरोप में एक मुख्यमंत्री महोदय भी अभियुक्त बन गए। कुछ न कुछ तो जरूर रहा होगा जनाब। सुनिए पूरी बात विस्तार से। 70 के दशक की बात है। घोटालेबाजों को बचाने के आरोप में बिहार के एक मुख्यमंत्री खुद भी अभियुक्त बन गए। पर लंबी मुकदमेबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुमत वाले फैसले में मुख्यमंत्री महोदय को निर्दोष करार दे दिया। तकनीकी तौर पर सीएम साहब जरूर निर्दोष करार दे दिए गए थे, पर इस घोटाले ने उनकी छवि को तार तार कर दिया। मुख्यमंत्री जी की छवि जो थी, इस घोटाले ने तार तार तो कर ही दिया। मीडिया ने इसमें जबरदस्त भूमिका अदा की। इतना कुछ छापा कि सीएम साहब गुस्से में आ गए। उसका परिणाम संभवतः यह हुआ कि उन्होंने कुछ ही दिनों बाद प्रेस के खिलाफ एक बिल प्रस्तुत कर दिया। संभवतः उसी रंजिश का यह परिणाम था। हालांकि बाद में प्रेस बिल वापस ले लिया गया था। 1975 से 1977 तक और 1980 से 1983 तक साहब मुख्यमंत्री बने रहे। बाद में भी वे थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि पटना रेलवे प्लेटफॉर्म और गांधी मैदान जमीन को गिरवी के रूप में स्वीकार करके कोई बैंक ऋण दे देगा, यह संभव तो नहीं लगता। पर पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जब चर्चा हुई थी तो यह बात खूब मजे से चटकारे लेकर कही जाती थी। साहब 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन इस घोटाले ने बिहार के भ्रष्टाचारियों को यह संदेश जरूर दे दिया था कि अगर तुम भ्रष्टाचार करोगे तो बचाने के लिए तुम्हें बड़े बड़े लोग उपलब्ध हो जाएंगे। इस घोटाले से बिहार की राजनीति और प्रशासन को काफी नुकसान हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बदनामी मिली जिसकी आज भी भरपाई मुश्किल है। अब भला देखिए कि कैसे घोटाला को अंजाम दिया गया था। एक तत्कालीन विवादास्पद विधायक नवल किशोर सिन्हा ने 1970 में पटना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की और वे उसके अध्यक्ष बने। केपी गुप्त सचिव और एमए हैदरी मैनेजर बनाए गए। कुछ ही दिनों बाद रिजर्व बैंक ने 1972, 73 और 1973-74
वित्तीय वर्ष के खाते की ऑडिट की और बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने भी अपनी जांच में अनियमितता पाई। नवल किशोर सिन्हा चूंकि डॉक्टर साहब के काफ़ी करीबी थे, इसलिए आरोप था कि उन्होंने अपनी सत्ता का उपयोग करके बैंक को लाभ पहुंचाया। अब नाम खोल देते हैं। मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर मिश्र पर विरोधियों ने यह आरोप लगाया कि यह शबमुक्त में नहीं हुआ। 1974 में बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने ऑडिट रपट के आधार पर नवल किशोर सिन्हा, केपी गुप्त, एम.ए. हैदरी पर केस करने का प्रस्ताव किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर ने विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। तब डॉक्टर मिश्र कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने तत्संबंधी फाइल अपने पास मंगवा ली। इस बीच अप्रैल 1975 में डॉक्टर मिश्र मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने आदेश दे दिया कि बकायेदारों से कर्ज की राशि वसूलने के लिए तो कड़ी कार्रवाई की जाए, पर बैंक के अध्यक्ष के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। जुलाई 1975 में यह मामला बिहार विधानसभा में उठा। सरकार ने बैंक के पदाधिकारी का बचाव किया, पर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हरिनाथ मिश्र ने इस मामले की जांच का भार प्राक्कलन समिति को सौंप दिया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मिश्र ने जब बैंक को 15 लाख देने का निर्देश दिया तो तत्कालीन सहकारिता निबंधक के.वी. सक्सेना ने इसका कड़ा विरोध करते हुए मंशा पर शक जाहिर कर दिया। के.वी. सक्सेना ऐसे अफसर थे जो गलत काम नहीं होने देते थे। 15 अप्रैल 1976 को रिजर्व बैंक ने इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। उधर प्राक्कलन समिति ने भी इस बैंक के अध्यक्ष नवल किशोर सिन्हा तथा दूसरे लोगों के खिलाफ केस करने की सिफारिश की। गौरतलब है कि डॉक्टर मिश्र ने बैंक के अध्यक्ष के खिलाफ कोई केस नहीं करने का आदेश सुनाया था। अगस्त 1976 में मुख्यमंत्री के मौखिक आदेश से सिर्फ कर्जदारों और अफसरों के खिलाफ 23 मुकदमे दायर हुए। जांच के बाद पाया गया कि नवल किशोर सिन्हा के खिलाफ भी केस बनता है। सहकारिता मंत्री ने 2 जनवरी 1977 को यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा कि नवल किशोर सिन्हा के खिलाफ भी केस दायर किया जाए। अंत में सत्ता से हटते हटते डॉक्टर मिश्र ने 21 फरवरी 1977 को यह आदेश दे दिया कि बैंक के संबंधित सभी 23 मुकदमे वापस लिए जाएं। राष्ट्रपति शासन में तत्कालीन राज्यपाल जगन्नाथ कौशल के आदेश के बाद 1977 में नवल किशोर सिन्हा तथा अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुए। बाद में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को भी अभियुक्त बनाया गया। 1980 में डॉक्टर मिश्र ने मुख्यमंत्री बनने के बाद केस की वापसी करा दी। इसके लिए एल.पी. सिन्हा को विशेष लोक अभियोजक बनाया गया। 20 जून 1981 को न्यायालय ने वापसी पर मुहर भी लगा दी। लोक दल के नेता शिवनंदन पासवान ने केस की वापसी के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील दायर की। अपील नामंजूर कर दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लंबी सुनवाई के बाद 16 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की विजय हो गई। फैसला सुनाने वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ में थे न्यायमूर्ति त्रय, आर.वी. मिश्र, बहरुल इस्लाम और बी.टी. तुलजापुरकर। न्यायमूर्ति तुलजापुरकर ने डॉक्टर मिश्र के खिलाफ मुकदमे की वापसी का विरोध किया था। इस तरह गांधी मैदान व पटना जंक्शन को गिरवी रखकर भी कर्ज देने की शोहरत वाले बैंक का घोटाला दब गया। पटना जंक्शन व गांधी मैदान की चर्चा का शायद कोई कानूनी आधार न हो, पर वह तो अतिशयोक्ति अलंकार हो सकता है। पर उस बैंक ने जिस तरह की धांधली करके जनता के पैसों को लूटा, उससे यह अलंकार भी अप्रासंगिक नहीं है। यहाँ भी कहा जा रहा है कि गांधी मैदान और रेलवे प्लेटफॉर्म की जमीन को गिरवी रखकर कर्ज नहीं बांटा गया। बैंक पर जिस तरह के आरोप थे, उससे यह उपमा मेल खाती है। दरअसल गांधी मैदान व रेलवे प्लेटफॉर्म वाला कागज कहीं प्रकाश में नहीं आया। एक सदस्य ने विधायिका में इस बात की चर्चा जरूर की थी। मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से बैंक ने जनता के पैसे को लूटा, उस दौर में यह चर्चा खुलेआम था कि क्या गांधी मैदान को भी गिरवी रख दिया गया। और यही वजह थी कि लोग इसके लिए मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का नाम लेते थे। और बाद में यह भी कहा गया कि बरी हो गए गांधी मैदान को गिरवी रखने वाले। चलिए अगली कड़ी में किसी और इसी तरह के रोचक पॉलिटिकल कथा से आपको एक बार फिर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।